हेलो। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड का क्लास 10th का मैथ का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। और हम चाहेंगे आपका जितना ही बोर्ड पे नंबर लिखा रहे इससे भी प्लस है, इससे कम नहीं आना चाहिए, बल्कि इसमें कुछ ऐड होना चाहिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू, जल्दी से। और उससे पहले आपको एक हम बात बता दें, जो एक हमारा ऐप है स्मार्ट ज्ञान के नाम से, पीछे आप लोगों देख रहे होंगे। ओनली मैथ आपको 149 रुपये में पढ़ाया जा रहा है, 100/100 लाने की तैयारी। अब देखिए, ये ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप पर काम किया जा रहा है। तब तक आप आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक का हमारा क्वेश्चन इसमें है। ऐसा क्वेश्चन लाया गया है जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में जरूर आएगा। अब देखिए बाबू, ध्यान पर, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आता है जो क्वेश्चन यहाँ पे लाया गया है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके साथ, थोड़ा ही तार को हम अच्छे से कर ले। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है कि फर्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन, दो लगातार, इसका मतलब होता है लगातार क्रमिक यानी लगातार संख्याओं का एचसीएफ का होगा, यानी दो क्रमिक सम संख्याओं का। तो सम संख्या आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में हम पढ़ा दिए हैं, अब जाइए और उस इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखिए। आइए अब हम जानते हैं कि सम संख्या क्या होता है, जिसके लास्ट में दो हो, चार हो, जीरो हो और 6 हो और 8 हो, उसी संख्या को हम क्या कहते हैं बाबू? सम संख्या कहते हैं। तो दो लगातार सम संख्या हो, तो एक हमारा क्या हो सकता है? दो, और एक हो सकता है हमारा चार। इसका एचसीएफ क्या होगा? तो याद रखिएगा, कोई भी दो लगातार सम संख्या का एचसीएफ हमारा दो होगा। क्या होगा बाबू? दो होगा। आइए इसे हम आपको कर दिखाते हैं। दो, ये हो गया चार, दो से करेंगे एक बार में जाएगा, ये हो जाएगा हमारा दो। चाहे दो से डायरेक्ट करिए, दो दो से ही डायरेक्ट भी हो जाएगा। यहाँ पे दो से डायरेक्ट, यहाँ पे चार ही कट गया, यानी हमारा एचसीएफ कितना आ गया? चार आ गया। एचसीएफ कितना आ गया हमारा? सॉरी, एचसीएफ हमारा कितना आ गया? दो आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 144 का अभाज्य गुणनखंड करे तो दो का घात कितना होगा? तो आपको मालूम होना चाहिए कि घात किसे कहते हैं। सिंपल अगर इसे लिखे हैं 2x² तो ये हमारा जो दो होता है इसी को हम लोग कहते हैं घात। क्या कहते हैं बाबू? घात। आइए अब हम इसे जानते हैं। 144 का पहले अभाज्य गुणनखंड करिए। सिंपल, आइए 144 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दो से करेंगे कितना बार में जाएगा? सात, यानी ये होगा 72। फिर दो से करेंगे ये हो जाएगा हमारा 36। फिर दो से करेंगे ये हो जाएगा हमारा 18। फिर दो से करेंगे ये हमारा हो जाएगा 9। फिर तीन से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3। अब उसके बाद फिर तीन से करेंगे एक। हमें केवल दो का बताना है। किसका बताना है जी? दो का बताना है। तो दो का हमारा हो जाएगा एक, दो, तीन, चार, यानी दो का घात हमारा कितना है जी? चार। ऑप्शन में चार दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट आंसर होगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं और नोट्स चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। इस नंबर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा यह नंबर। आपको आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा परिमेय संख्या का पहचान है? देखिए, हमें बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या इसमें है। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या का पहचान करे। इसमें परिमेय संख्या हमें बताना है। तो परिमेय संख्या क्या होता है सबको मालूम होता है। जो संख्या p/q के फॉर्म में हो उसे हम लोग कहते हैं जी परिमेय संख्या। और q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q का वैल्यू कहाँ नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो अंदर ये हमारा परिमेय संख्या इसलिए होगा क्योंकि ये पांच का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होता है 25। पांच का परफेक्ट स्क्वायर का होता है जी 25। अंडर रूट का 16 भी हमारा हो जाएगा, अंडर रूट का 9 भी हो जाएगा, अंडर रूट का 4 भी हो जाएगा, अंडर रूट का 36 भी होगा। ये सभी संख्या हमारा कौन सा संख्या है जी? तो परिमेय संख्या है। ये तीनों हमारा परिमेय संख्या नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कर लिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसारण शांत है?
यानी दशमलव प्रसारण बताना है कि इसका शांत होगा और अशांत होगा। इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर आपको बार बार बोल रहे हैं देखने के लिए, तो आपको ये सारा चीज बताना नहीं पड़ेगा, आपको अपरूपी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या होता है दशमलव प्रसारण, तो याद रखिएगा 2 के पावर m हो गुणा में ये n हो, यानी इसका जो पावर होना चाहिए 2 के पावर आना चाहिए। तो ध्यान पूर्वक देखिए क्या होना चाहिए, जिसका जैसे इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अगर 2 आया, 2 के अलावा 5 आना चाहिए। अगर ये दोनों का अलावा किसी का संख्या आएगा तो हमारा दशमलव प्रसारण शांत नहीं कहेगा। तो वैसा करेंगे तो इसका भी नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, इसका आएगा। पूछे क्यों? 8 का करिए अभाज्य, तो ये होगा हमारा अभाज्य गुणनखंड करेंगे 8 का, तो ये 2 4 फिर होगा 2 फिर 2 फिर 2 फिर, यानी बस 2 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 के अलावा 5 आता और उसके अलावा कुछ आता तो ये हमारा दशमलव प्रसारण शांत नहीं कहलाता, तो ये हमारा शांत है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं बाबू। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है तो उसका मौसा इतना है तो लौसा ज्ञात करे। सिंपल इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर आप देखिए, जरूर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएगा। सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बाबू, कि होता है लौसा गुणे मौसा इक्वल में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो ध्यान पूर्वक देखिए हमें क्या दे दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया है। दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 21 66 और इक्वल में फिर का दिया है जी, देखिए L4 होता है, लौसा कहेंगे एलसीएम को और मौसा कहेंगे एचसीएफ को। तो एचसीएफ हमारा 19 दे दिया है और गुणा में हमें लौसा नहीं दिया, यही निकालना है। अब देखिए ये लिख दीजिए 21 66 और एल इधर, मतलब लौसा इधर लिखिए और बाटा में क्या लिखिए जी 19। अब देखिए ध्यानपूर्वक, इसका मतलब आप समझते होंगे भाग किया जाता है। क्या किया जाता है? भाग। आपको समझ में आना चाहिए कि ये 19 जो है इधर का है, तो इधर ही गुणा में है, तो इधर आया तो क्या हुआ है? भाग में। ये हो गया 21 66। अब हम करेंगे 19 से भाग, तो भाग करने पर आएगा एक बार में जाएगा, ये हो जाएगा 19 और ये करेंगे तो कितना होगा 3, सॉरी 2 आएगा, कितना आएगा 2 और ये हो गया हमारा 26, फिर एक बार में करेंगे यानी 114 हमारा आएगा। 114 हमारा आंसर एकदम सही है। ये क्वेश्चन हम आपका फर्स्ट चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए उसमें भी आया है। अगर आप करते होंगे हमारे वीडियो से तो आपको ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा। उस वीडियो में हम भाग इस तरह किए हैं और हमारा पीछे का जो स्क्रीन है वो क्या है जी, व्हाइट, हमें इतना याद है। अब देखिए तो ये हो जाएगा 26 एक बार में कटेगा, फिर आएगा 19, फिर 7 आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 76 76 कट 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 और यहाँ पे 4, यानी आ गया हमारा 114। ऑप्शन नंबर सही है। अब चलिए हम लोग पिछले क्वेश्चन पे फिर से चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो इनका एचसीएफ क्या होगा? P तथा Q एक अभाज्य संख्या है, तो याद रखिएगा P Q, मान के चलिए P को एक अभाज्य संख्या 2 मान ले रहे हैं और Q को अभाज्य संख्या 3 मान ले रहे हैं। तो कोई भी हो सकता है, अगर बाद में हम मानते हैं 5 फिर मानते हैं 7 तो फिर भी क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो वो क्या होगा बाबू? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। चलिए निकाल कर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 2, एक बार में जाएगा, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे कटेगा 2 उतरेगा 2, देखिए 2 आ गया, सिंपल। अब आपको विश्वास नहीं है तो 5 और 7 का भी कर देते, 7 और ये हो गया 5। P और Q एक अभाज्य संख्या है ना, इसलिए। अब देखिए यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया 5, फिर करे तो आया 2, फिर किए 5, फिर कितना है बाबू हमारा 2 से जाएगा 4, फिर अब हम करें तो 2, कहीं गलत हो रहा है क्या? सही है यहाँ तक। आइए इसके आगे करते हैं, ये अब होगा 4, कटेगा 2 बार में, कहीं तो गलत हो रहा है। देखिए यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। कहाँ आएगा? 1। 4 5 में से 4 गए तो कितना आएगा? 1 और यहाँ पे हो गया 4 और 4 4 आसानी से कट गया, 4 4 आसानी से कट गया। यानी कभी भी याद रखिएगा पी क्यू एक अभाज्य संख्या है तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। एचसीएफ का आएगा 1 आएगा। और एलसीएम पूछ दे तो ये दोनों संख्याओं को गुणा कर दीजिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एलसीएम। और कभी भी 2 लगातार अभाज्य संख्या का भी एचसीएफ 1 आएगा। अब पीछे में ही पढ़ाए थे। अब आगे चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, बिना वेट किए आगे। अब हम लोग बहुपद चैप्टर में कह रहे हैं, इसमें से बताइए कौन रेखिक बहुपद है? तो रेखिक बहुपद किसे कहते हैं आपको मालूम होना चाहिए। बहुपद को 2 प्रकार में बांटा गया है, घात के रूप में और एगो पद के रूप में। तो हमें ये रेखिक बहुपद यानी घात के बारे में बात किया जा रहा है। घात का मतलब होता है जिसका एक घात हो उसे कहेंगे रेखिक बहुपद, द्विघात रहेगा उसे कहेंगे द्विघात, त्रिघात रहेगा उसे कहेंगे त्रिघात। अब देखिए ध्यानपूर्वक, तो इसमें हम लोग को
कौन सा बहुपद बताना है, तो रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद का घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, यानी किसी भी इसमें जो चर है उसका घात देखना है एक। तो इसमें देखिए 2 है तो ये हमारा नहीं होगा, इसमें भी 2 है, नहीं है, इसमें 3 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही ऑप्शन है। अब देखिए आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, हमें बताना है कि कौन सा बहुपद नहीं है। इस जो आपको ऑप्शन दिया बाबू, अगर ऐसे लिखा है 2/3 तो इसको आप ऐसे समझिएगा, बात समझ में आया। वैसे ही तो ध्यानपूर्वक देखिए कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। तो ये हमारा बहुपद है, ये भी हमारा बहुपद है, और ये हमारा बहुपद नहीं है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद का के शून्यक का योग -4 तथा गुणन। अब देखिए ध्यानपूर्वक क्वेश्चन क्या करे आपको हम बता रहे हैं। इस सब पास में देखने से क्या होता है, ये दिखता नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा बाबू दूर हटना पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन बड़ा है इसलिए। अब देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन समझिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग दे दिया है 4 और गुणनफल दिया है 5। तो बताना है कि कौन सा द्विघात बहुपद होगा। तो इसका निकालने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्या होता है जी, x² माइनस अल्फा प्लस के बीटा, फिर होता है x प्लस के अल्फा गुणा के बीटा, अल्फा गुणा के बीटा। ये आई होप आपको याद होगा। x² को x² लिखेंगे, माइनस योगफल कितना दे दिया है -4, और फिर x लिखेंगे प्लस गुणनफल दिया है -5। अब देखिए ये हो गया x² प्लस का हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा x, माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस का 5। यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। देखिए ऑप्शन में कोई मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही है। अब देखिए ध्यानपूर्वक कह रहे हैं बहुपद y² माइनस 6y प्लस का घात कितना है। तो सिंपल घात इसका देखना है, कितना है जी, 2 है। कितना है, 2 है। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। कह रहा है इसमें हम लोग आगे आ गए हैं चैप्टर में। समीकरण 3x माइनस के वाई इक्वल में 5 तथा 6x माइनस का 2y इक्वल में k का मान के लिए कोई हल ना हो, बताइए। के लिए कोई हल ना हो, इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा आपको बताना होगा। तो ध्यानपूर्वक देखिए क्या होगा, आपको हम बताने वाले हैं। ये देखिए इसको मानेंगे हम लोग A1, इसको मानेंगे हम लोग A2, इसका मानेंगे हम लोग। सबसे पहले आपको इस एक चीज हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, इस चैप्टर को ही पढ़ा दे रहे हैं। सबसे पहले याद रखिए इसमें आता है एक प्रतिच्छेदी रेखा, एक होता है हमारा समपाती रेखा, एक होता है हमारा समांतर रेखा। अब देखिए सबका एक एक रीजन होता है। जब हमारा समांतर रेखा होगा तो इस रूप में होगा, A1 इक्वल में A2, B1 इक्वल में B2, नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। और जब संपाती होगा तो हमारा क्या होगा जी, संपाती होगा तो क्या होगा, A1 इक्वल में A2 और इक्वल B1 इक्वल में B2 और इक्वल C1 इक्वल में C2। और जब प्रतिच्छेद होगा तो क्या होगा, A1 अपॉन में A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी, इसमें हल नहीं होगा जब k का मान बराबर नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, के लिए कोई हल ना हो, यहाँ पे k का मान ऐसा रखना है कि कोई हल ना हो। तो अब देखिए A1 इसे माने, A2 इसे, B1 इसे मानेंगे और B2 इसे मानेंगे और C1 इसे मानेंगे और C2 इसे मानेंगे। कोई हल किस में नहीं होता है जी, जब हमारा B1 इक्वल में A1, देखिए जब रेखा हमारा समांतर हो तो कोई हल नहीं होगा। इसका क्या रूल होता है, A1 अपॉन में A2, फिर होता है इक्वल B1 अपॉन में B2 डज नॉट इक्वल C1 अपॉन में C2। अब देखिए B1 का मान हमारा कितना है जी, कुछ नहीं है तो क्या रखेंगे, माइनस का 1 है। B2 का मान कितना है, माइनस का 2 है, माइनस माइनस कट गया यानी 1 हुआ। डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए जी, C1 का मान हमारा 5 है और ये कितना हो गया हमारा, k का मान बताना है। k का मान बताना है, k का मान का हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू बताना है। k का मान का होगा, डज नॉट इक्वल, यानी सही हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट ऑप्शन होगा बाबू। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये चीज आप याद रखिएगा, समीकरण
समीकरण युग में इतना इतना दिया है तो इसका कितना हल होगा। देखिए फिर से हम लोग वही चेक करेंगे। ये हो गया A1, ये हो गया हमारा A2, ये हो गया B1, ये हो गया हमारा B2, ये हो गया हमारा C1, ये हो जाएगा हमारा C2। तो इसका क्या करना है जी, कौन सा हल होगा ये बताना है। तो आइए चेक करते हैं। A1 इक्वल में क्या दिया है 2, A2 इक्वल में दिया है 4। फिर इसमें आपका होगा जी B1 इक्वल में दिया है 3, B2 इक्वल में दिया है 6, C1 इक्वल में दिया है 5 और E दिया है 15। अब देखिए क्या होता है, हम चेक करके आपको बताते हैं। अब ई कटेगा तो ये हो जाएगा 1/2, इहो कटेगा तो हो जाएगा 1/2 और ई कटेगा तो हो जाएगा 1/3। यानी ये दोनों इक्वल हो रहा है और ये रेखा ये होता है नॉट इक्वल। तो जब एक इक्वल हो और एक नॉट इक्वल हो तो ये रेखा होता है समांतर। ये रेखा कैसा होता है, समांतर। ये रेखा जब समांतर हो तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब याद रखिएगा, जब रेखा समानुपाती होता है, एक ही पर एक होता है, तो उसका अनगिनत हल होगा जिसे हम लोग अनंत कहेंगे। क्या कहेंगे, अनंत। और जब रेखा प्रतिच्छेद करेगा, तो जब रेखा एक जगह टच कर रहा है तो उसका हल कितना होगा, एक होगा। कितना होगा, एक होगा। अब जब रेखा एक भी बार मिलेगा ही नहीं तो उसमें कोई हल होगा नहीं। जब दो आदमी आपस में टकराएंगे नहीं तो कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। अब देखिए आगे, अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार में है, तो आप जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, इसके आगे बाबू चलते हैं। इसमें भी के का मान बताना है, के का मान का होगा, के का मान का होगा और इसका अनगिनत हल होना चाहिए। यानी ये रेखा कैसा होना चाहिए, समपाती। तो समपाती जब रेखा होगा तो इसका सारा चीज इक्वल होगा। A1 इक्वल में A2 होगा और B1 इक्वल में B2 होगा और C1 इक्वल में C2 होगा। आइए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए A1 का मान हमारा ये हुआ और A2 का मान हमारा ये हुआ और B1 का मान हमारा ये हुआ, इसमें B2 का मान ये हुआ, C1 का मान ये हुआ और C2 का मान ये हुआ। मान रखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ए का मान कितना दिया है जी 4, A1 का मान A2 का मान दिया है 2 और फिर B1 का मान दिया है कुछ नहीं, के का वैल्यू बताना है। और फिर दिया है हमारा B1 का मान इधर दिया है -4। फिर इधर इक्वल, इधर कितना दिया है जी 6 और फिर इधर दिया है 3। अब देखिए ई कट कर हमें 2/1 और ई कट कर आ गया हमारा 2/1। अब हमें ऐसा बताना है कि बीच में इक्वल लागत मतलब निर्भय रहे। क्या रहे जी, निर्भय रहे। अब देखिए अगर यहाँ पे हम माइनस का 8 भरते हैं तो माइनस माइनस कट जाएगा और फिर ये 2 बार में कटेगा, ये 2 हो जाएगा 1। और जब सब का हो जी बराबर हो तो आपको मालूम है क्या हल होगा जी, रेखा समपाती होगा तो उसमें क्या होगा, एक से ज्यादा हल होगा यानी अनगिनत होगा। कोई चीज एक ही पर एक ही धर देंगे तो पता चल पाएगा कौन हिस्सा कहाँ सटा है। आप सब हिस्सा एक ही में एक सटा दिए तो उसका हल का होगा जी, अनगिनत होगा। तो जब रेखा एक ही पर एक हो तो इसका क्या होता है रूल जी, सारा चीज आपस में इक्वल होगा। तो -8 एकदम सही होगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को अपने दोस्त के पास जरूर शेयर करें। अब देखिए इसका रूल होता है, पूछ रहा है डी निकालने का सूत्र क्या होता है। डी निकालने का सूत्र ये बच्चों को याद है, B² माइनस को 4AC होता है, B² माइनस के 4AC। आगे हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण बताना है कि कौन सा नहीं है। तो जिसमें अगर x का पावर 2 नहीं होगा वह हमारा क्या हो जाए, द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसमें भी है इहो है इहो है इहो, और इसमें नहीं है तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए, अब पूछ रहा है, अब क्वेश्चन एकदम जबरदस्त चालू है। एपी चैप्टर पर हम लोग जा चुके हैं। अब देखिए ध्यानपूर्वक का कर रहे, एपी में 5, 7, 9, 11 के सातवां पद का होई। सातवां पद के मान बताए एक बार। तो हम लोग लिख सकते हैं बाबू, सातवां पद को क्या लिख सकते हैं, a + के 7d, a + के 7d, सॉरी सातवां पद को a + के 6d लिख सकते हैं। देखिए जितना पद पूछेगा उससे एक कम, जितना पद पूछेगा उससे एक कम। जैसे पूछ दिया हमारा 100वां पद का होगा इसी क्वेश्चन में गया, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, a + का 99d। क्या लिखेंगे, 99d। अब देखिए a का मान हमारा ये हो गया और d का मान निकालने के लिए होता है A2 माइनस का A1। तो A1 हमारा ये हो गया, A2 ये हो गया। 9 में से हमारा माइनस करेंगे 7 को तो आंसर कितना आएगा, d का मान 2 आएगा। इसमें पुट करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा।
ए 7 का वैल्यू हमारा आ जाएगा, यानी एक 7वां का वैल्यू बताना है। देखिए ए का वैल्यू कितना है जी 7 है, प्लस 6 का वैल्यू ई हो गया 2। अब इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, कितना हो गया हमारा 12 और ई, इसमें तो आंसर दिखाई नहीं दे रहा है। डी का मान एक बार और चेक करिए क्या आता है, 9 में से 2 हटाइएगा तो कितना होगा, 9 में से 7 घटाइएगा तो 2, सही है। 6 गुणा किए प्लस का 7, आंसर कितना आना चाहिए 19। आंसर कितना आना चाहिए 19। 19 आपके ऑप्शन में हाँ ही नहीं, 19 आपके ऑप्शन में नहीं है। चलिए इसी को 19 बना लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही है। इसमें पूछा है समांतर श्रेणी का 2, 6, 10, 14 डॉट डॉट किस पद पर 82 होगा। तो ये फॉर्मूला जो लिखा है ध्यान पूर्वक देखिए, ए जो होता है प्रथम पद होता है, एन का मतलब हुआ कि इसका सारा पद का लास्ट वाला पद का है, और एन का मतलब हुआ कि कितना पद दिया है। जैसे हम यहाँ पे एक एपी लिख रहे हैं, आप समझिएगा, जैसे लिख दिए 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20। देखिए इसमें अब हम पूछे ए का है तो ये हमारा 2 है, डी का है जी तो 3 है, डी हमारा कितना है 3 है। अब हम पूछे एन का है और ए एन का है, तो ध्यान पूर्वक देखिए, एन यानी हो गया लास्ट टर्म, एन यानी कितना हो गया लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म हमारा क्या है 20 है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमारा पद कितना है तो इसमें 7 है, पद कितना है 7। तो इसमें हमारा 82 पद मतलब पूछ रहे हैं कौन सा पद पर 82 आएगा, कौन सा पद पर, यानी हमें n का वैल्यू निकालना है, इस क्वेश्चन में n का वैल्यू निकालना है और किस पद पर 82 आएगा ये हमें दे दिया है। तो पूरा पद का वैल्यू कितना दे दिया है, पूरा पद का नहीं, लास्ट वाले पद का वैल्यू दे दिया है 82। ए का वैल्यू दिया है हमारा 2, और इसका डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 में से -2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी अब यहाँ पे प्लस फिर ही हो गया हमारा, एन को एन ऐसे लिख दिए 1, और डी का वैल्यू कितना हो गया 4। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस एन का, एन में इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी हमारा 4n हो जाएगा, फिर हमारा माइनस का 4। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 4n और माइनस का 2, ये हो गया हमारा 82 आएगा, इधर भी 82 आएगा, लेकिन इधर ही 82 इधर इधर आएगा तो ये जुटेगा, क्या हो जाएगा जी माइनस में आए तो इधर आएगा तो प्लस में ही हो जाएगा हमारा 84, और फिर n का वैल्यू आएगा हमारा, n इधर गुणा में इधर आएगा तो भागा में होगा, n का वैल्यू हमारा 21 आएगा, n का वैल्यू कितना आएगा जी 21, n का वैल्यू कितना आएगा 21, यानी ईएपी में हम चलते जाएंगे तो किस पद पर 82 आएगा, तो 21वें पद पर 82 आएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, किसी एपी का दूसरा पद इतना दिया है और 7वां पद माइनस का 11 दिया है, तो इसका सर्वांतर क्या होगा, यानी इसका अंतर ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों ज्ञात करते हैं। देखिए दूसरा पद को हम लिख सकते हैं a प्लस के डी इक्वल में 4, यानी दूसरा पद को इसे लिख सकते हैं, और फिर हम लोग लिख सकते हैं 7वां पद को a प्लस के 6d इक्वल में माइनस के 11। अब देखिए यहाँ पे विलोपन विधि का यूज हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पे प्लस, ये माइनस प्लस कट गया, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 5d माइनस का 5d इक्वल में ये हो जाएगा 15। डी का वैल्यू हमारा कितना आ गया जी, डी का वैल्यू आ गया हमारा माइनस का 3, डी का वैल्यू कितना आया माइनस का 3, यानी हम लोग निकाल लिए डी का वैल्यू माइनस का 3 आएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। एपी का प्रथम पद ए है और पदांतर यानी इसका अंतर डी है, तो एन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, पिछला जो फॉर्मूला लगा हुआ है फॉर्मूला का ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम राइट आंसर होगा। अब देखिए आगे हमारा अगला क्वेश्चन, ये ब्लैंक पेज है, आगे देखिए एपी का एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा। फिर वही क्वेश्चन पूछा, देखिए ये एपी का पद जो है घटते जा रहा है, यानी हमें पूछ रहा है कि इसके बाद क्या लिखे, इसके बाद क्या लिखे, इसके बाद क्या लिखे, तो ये 0 आ जाए, सिंपल। अब इसको ये आसान है तो वैसे भी कर सकते हैं, देखिए बिना फॉर्मूला के सहारे से बता रहे हैं, आपके पास अक्ल है तो सबसे पहले याद रखिए इसमें कितना घट रहा है, तो 3 घट रहा है, -3 फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 12, फिर -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, फिर -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, फिर -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 3, और फिर -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8,
8वां पद पर हमारा क्या हो जाएगा 0। अब रह गया बात फॉर्मूला से कैसे निकाले, तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन इक्वल का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस के एन माइनस के 1 में डी। डी का वैल्यू हो जाएगा -3 और ए का वैल्यू हो जाएगा हमारा 21 और फिर हमारा एन का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, एन का वैल्यू हमारा का एन का वैल्यू दिया है, सॉरी एन का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 0। ये रखेंगे 0, ए का वैल्यू कितना रख दे जी 21, ये हो जाएगा प्लस एन का वैल्यू निकालना है -1, डी का वैल्यू कितना दिया -3। अभी हो जाएगा हमारा 21, ये हो जाएगा प्लस, इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा -3n हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा और ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस 3। अब देखिए ध्यान पर, ये हो जाएगा हमारा 18 का हो जाएगा, 3 घटाएंगे 21 में से तो ये हो जाएगा 18 और माइनस के, नहीं गलत हुआ है, कहीं ना कहीं गलत हुआ, ऐसे ऑप्शन नंबर 8 होगा। अब कौन से पद कहाँ गलत हुआ है, अब जरूर बताइए, देखिए क्वेश्चन में कहाँ गलत हुआ है। 21 लिखे हैं, फिर एन डी और ये गुणा किए, यहाँ पे सही है, फिर यहाँ पर भी सही है, 0 पद लेकर चले हैं, एन का वैल्यू हमें बताना है। कहाँ गलत हो रहा है आप जरूर बताइए। कहीं ना कहीं तो बाबू गलत हो रहा है, यानी हम जो आपको ये रूल बताया, अगर आसान संख्या रहेगा तो ये कर लीजिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज चैप्टर में जा चुके हैं, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है। सबसे पहले आपको त्रिभुज का प्रकार याद होना चाहिए। त्रिभुज को टोटल 2 प्रकार में बांटा गया है, एक होता है भुजा के आधार पर, एक होता है कोण के आधार पर। ये हमारा भुजा के आधार पर पूछ रहा है, याद रखिएगा सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ उसका तीनों साइड यानी भुजा उसका क्या हो जी, आपस में बराबर हो। अब हमारा है सभी वर्ग क्या होते हैं, तो ये सभी वर्ग भी क्या होते हैं हमारा समरूप होते हैं। अब कह रहा है, ये देखिए बिंदु, क्लास 9th का क्वेश्चन है, क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 में ये क्वेश्चन आता था। बिंदु 4 कमा -3 किस चतुर्थांश में है, तो ये जो हम आपको बना कर लाए, इसको एक बार डिटेल्स में समझा दे रहे हैं। याद रखिएगा सबसे पहले जो होता है हमारा क्या होता है जी, मूल बिंदु होता है। क्या होता है, मूल बिंदु। मूल बिंदु पर याद रखिएगा x का मान भी 0 होता है और y का भी मान क्या होता है जी 0। कोई पूछ दे कि मूल बिंदु पर x का मान क्या होगा, तो 0, y का मान क्या होगा जी 0, y का मान भी क्या होगा 0। मूल बिंदु कहते किसे हैं, तो x अक्ष की रेखा और y अक्ष की रेखा जहां आकर आपस में प्रतिच्छेद करती है, उसी बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, x अक्ष को भुज और y अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं। x अक्ष को भुज और y अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं। अब देखिए इसमें बनाने का क्या आवश्यकता है, खुद से आप बना सकते हैं, एक ही बार में जान जाइएगा। इधर जो संख्या रेखा पढ़ेंगे, इधर होता है 1, इधर होता है 2 3 4, इधर होता है -1 -2, ये सेम वैसे ही इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा -1 -2। तो ध्यान पूर्वक देखिए, इधर x का वैल्यू किस में आएगा प्लस में, इधर भी किस में आएगा जी प्लस में, इधर जो आएगा किस में आएगा हमारा माइनस में। पहले याद रखिएगा, पहले x का वैल्यू लिखा रहता है, बाद में y का वैल्यू लिखा रहता है, बाद में y का वैल्यू, x का वैल्यू पहले माइनस, फिर y का वैल्यू बाद में प्लस। अब देखिए आगे, फिर इसमें आ जाइए, इसमें जो होगा x का वैल्यू माइनस और y का भी वैल्यू किस में आएगा जी माइनस। चौथे पाद में क्या होगा जी, x का वैल्यू आएगा प्लस में और y का वैल्यू किस में आएगा जी माइनस में। अभी आप उधर का सब समझ गए, पूछ रहे हैं प्लस का 4 माइनस का 3, तो देखिए प्लस का 4 यानी 21 पाद में है, तो याद रखिएगा ये 21 पाद में है जी। तो यहाँ पे है जो हमारा प्लस माइनस किस में आ रहा है, तो चौथे चतुर्थांश में आ रहा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखिए कह रहा है कि बिंदु -12 और -18 में भुज का होगा। तो अब ये बताए आपको, x को भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं, तो हमारा भुज का देखिए यहाँ पर सिंपल यही चीज पूछ रहा है, इसको याद कर लीजिए, x को भुज y को कोटि, x को भुज y को कोटि, x को भुज y को कोटि, x को भुज y को कोटि। अब देखिए ध्यान पूर्वक, इसमें कह रहा था जी, कह रहा है
-12 को मतलब भुज, भुज मतलब हुआ x, y के मतलब हुआ कोटि, y का मतलब का हुआ कोटि, तो इसमें भुज का मान का होगा -12। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है दो बीच का बिंदु नहीं है। चैप्टर नंबर हम लोग 7 में जा चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 में मूल बिंदु से भी दूरी निकालने के लिए पूछता है, उसका भी फॉर्मूला होता है, आगे जरूर क्वेश्चन आएगा इसका। देखिए a1 इसको मानेंगे और a2 सॉरी x1 इसे, a2 इसे, और फिर y1 इसे और y2 इसे फॉर्मूला पर रखेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे रखकर दिखाते हैं आपको। सिंपल, यहाँ पे इतना करने का आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। ये x2 में से y1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, 0। कितना हो जाएगा, 0। देखिए आपको ऐसे समझ में आएगा, हम करके दिखाते हैं। अंडर, देखिए x2 कितना है हमारा 2, माइनस y1 कितना है जी 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे यानी 0, घटाएंगे तो 0 आएगा, इसका कहानी खत्म हो जाएगा। y2 हमारा कितना है 2, माइनस y1 कितना है इसका माइनस का 3, ये फॉर्मूला का माइनस और ये क्वेश्चन का माइनस, दोनों को प्लस कर इसका होल स्क्वायर, तो ये दोनों को करेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी जोड़ने के बाद 5 का स्क्वायर, यानी इसका इकाई का आ जाएगा अंडर रूट में आएगा 5, 5 का स्क्वायर करने पर 25। देखिए ये यहीं पर खत्म हो जाएगा 25। अब इसका 25 परफेक्ट स्क्वायर है तो ये 5 इसका क्या हो जाएगा जी, राइट ऑप्शन हो जाएगा। हेलो, आवता नहीं, रुको 10 मिनट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। कह रहा है प्रथम पाद में, यानी जो पाद हम आपको ये कार्टेशियन प्लेन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये जो हमारा प्रथम पाद है इसमें एक अक्ष से दूरी का कहलाएगा। ये हो गया एक, इससे दूर हटेंगे तो क्या कहलाएगा जी, इससे दूर हटेंगे तो हमारा कोटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, कोटि, क्योंकि एक्स को क्या कहते हैं भुज, एक्स को क्या कहते हैं भुज, तो कोटि कहलाएगा। इसमें कह रहे हैं मूल बिंदु से दूरी निकालिए, तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा, मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस का एक्स 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 स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर कर दीजिए कितना हो जाएगा, फिर ये माइनस का 3 का स्क्वायर, तो जोड़ दीजिए 16 प्लस का 9, यानी अंडर रूट का ये हो जाएगा 25, 25 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी 5 एकदम राइट ऑप्शन होगा। देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए, कह रहे हैं मूल बिंदु निकालने का सूत्र क्या होता है, तो पीछे ही में लगाए थे आपको ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर दिए। अब कह रहे हैं कि अंडर रूट 3 सेक थीटा इक्वल में 2 दिया है, तो थीटा का मान बताइए। थीटा का हमें मान बताना है, सिंपल, इधर गुणा में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा जी, भाग में, किस में आ जाएगा जी, भाग में, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट का 3। अब आप बताइए सेक किसके थीटा पर अंडर रूट का इतना वैल्यू है, तो अंडर रूट कितना होता है जी, कितना में होता है जल्दी आप देख कर बताइए, तो 30 में होता है। किस में होता है जी, 30 में, किस में होता है 30 में, इतना ही वैल्यू होगा, आपको टेबल याद होना चाहिए। अब देखिए यदि टेन थीटा का मान इतना है तो थीटा का मान बताइए। टेन अंडर रूट का 3 किस पे होता है, टेन अंडर रूट का 3 किस में है, टेन थीटा किस किस डिग्री पे, टेन का मान अंडर रूट 3 में होता है, टेन का मान अंडर रूट 3 में होता है, टेन का मान अंडर रूट 3 में होता है, तो याद रखिएगा 60 पर, किस पे होता है जी, 60 पर, किस पर होता है 60 पर। अब हमें जानना है अब टेन 60 का मान क्या होता है, तो अंडर रूट का 3, अंडर रूट का 3, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ऐसा ऐसा। अब आगे देखिए क्वेश्चन है कि नहीं जी, दिखा दे आपको, अभी क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, भागिए मत। अब देखिए आगे, अब हम लोग ब्रीथ चैप्टर में आ गए। ब्रीथ यानी सर्कल, जो मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो याद रखिए अगर यहाँ पे हमारा कोई बिंदु हो गया तो यहाँ से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वृत्त से सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, याद रखिएगा इसे भी जीवा कहते हैं, इसे भी जीवा कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास। व्यास का काम होता है सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में बांटना। अब देखिए वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री है, यानी वृत्त के केंद्र में कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो 360, एक जगह ही से घूम जाइएगा तो 360। आगे देखिए किसी वृत्त के बाहरी बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई निर्धारित करने वाले संबंध होते हैं। देखिए
ये दो जो रेखा हो गया, यहाँ से अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो आप फार्मूला में जरूर पढ़े होंगे, ये दोनों रेखा आपस में क्या होती है, बराबर। तो बराबर तो इसमें नहीं दिया है, समान दिया है, समान यानी भी होता है बराबर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी त्रिज्या है, त्रिज्या वाले वृत्त, यानी 3 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या दे दिया है। और उसके बाद क्या कह रहा है जी, वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी वृत्त के किसी बाहरी बिंदु ए पर जो स्पर्श रेखा ये हमारा है, ये लंबाई कितना है जी, 4 सेंटीमीटर। तो ए से केंद्र की दूरी बताना है, यानी इसको बताना है। तो आपको मालूम होना चाहिए जहाँ स्पर्श रेखा का मिलती है केंद्र त्रिज्या से, वहाँ पे 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला हमारा एच होता है, और ये जो होता है हमारा पी, और ये होता है त्रिज्या, हमेशा याद रखिएगा होता है बी, यानी कर्ण। इसका फार्मूला अब यहाँ पे हम आपको करके बता दे रहे हैं, एच स्क्वायर इक्वल में बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर 5 होगा, ये हमको मालूम है, आपको कैसे बताना है हम बता रहे हैं। अब देखिए ध्यानपूर्वक कैसे कहने का अर्थ का है बाबू, ध्यानपूर्वक देखिए। एच स्क्वायर नहीं दिया, एच स्क्वायर ही निकालना है। बी स्क्वायर कितना दिया है, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। अब हो गया ये 9, ये हो गया हमारा कितना हो गया जी, सॉरी 16। ये एच स्क्वायर इधर आता है तो क्या होता है, अंडर रूट में बदलता है, ये 25 जोड़ेंगे तो आ गया, ये 25 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो एच का वैल्यू हमारा 5 आ गया। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट ऑप्शन होगा। अब यही साथ इसी क्वेश्चन के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त के पास जरूर शेयर करिएगा। वीडियो बहुत लंबा था, लेकिन आप इतना पढ़ लेते हैं परीक्षा में तो आपका बहुत अच्छा नंबर आ सकता है। चलिए, तब तक आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और इस ऐप पर आपको बता दें, क्रैश कोर्स लाया गया है, ये जो कोर्स है वो क्रैश कोर्स लाया गया है, और मात्र 149 रुपया में आप जरूर इस कोर्स को ज्वाइन करिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप वाइज आपको पढ़ाया जाता है इस वीडियो में, और इसका पीपीटी सबसे 149 रुपये में आप क्या खोजते हैं बाबू, कुछ नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं।